हाय हेलो एवरीवन, दिस इज चकित फ्रॉम वीएससी ग्लोबल एजुकेशन। आज की जो वीडियो है ये है 2025 में जो बच्चे जाने वाले हैं किसी भी इनटेक में, उनके लिए ये वीडियो है। तो आप अगर प्लान कर रहे हो खुद से अपना वीज़ा अप्लाई करने की, या फिर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, या कोई भी आपकी इंटेंशन है न्यूजीलैंड में पढ़ाई करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आप अपनी प्लानिंग को, डॉक्यूमेंट्स को और अपने पूरे प्रोसेस को बहुत स्ट्रीमलाइन कर पाओगे। तो इस वीडियो को थोड़ा एंड तक देखना, ध्यान से सुनना, जिससे कि यू वुड नो एग्जैक्टली व्हाट नीड टू बी डन इन ऑर्डर टू गेट योर वीजा सक्सेसफुली। सो जो 2025 में जाने वाले बच्चे हैं उनका जो पहला स्टेप है वो है एक ऐसा राइट कोर्स चूज करना जिसके बेसिस पर उनका पूरा करियर जो है आगे का डिफाइन होगा। मोस्टली जो न्यूजीलैंड जाने वाले बच्चे हैं उनकी इंटेंशन ये होती है कि हमें वहाँ जाकर पढ़ाई करनी है, साथ के साथ पार्ट टाइम जॉब करनी है और आगे जाके हमें वहीं पर सेटल होना है। तो न्यूजीलैंड में सेटल होने के लिए देयर आर 2 to 3 वेज। फर्स्ट इज कि आप 6 पॉइंट पीआर सिस्टम में जाओ। 6 पॉइंट पीआर सिस्टम में आपको, अगर आप बैचलर्स में जा रहे हो तो 3 पॉइंट मिलेंगे, जिसके बाद आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि आपको 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। आपके 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस पूरा होगा तो आप कर सकते हो। दूसरा तरीका है ग्रीन लिस्ट, कि आपकी जॉब जो है वो ग्रीन लिस्ट में आती है और आप उस प्रोफेशन में जॉब कर रहे हो जो कि ग्रीन लिस्ट में लिस्टेड है, आप स्ट्रेट अवे पीआर अप्लाई कर सकते हो। और थर्ड इज योर स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी, कि आपके पे स्केल के बेसिस पर आपके कितना पे स्केल है उस प्लस आप कितने ड्यूरेशन तक आपने काम किया, उसके बेसिस पर आपकी कैलकुलेशन होगी और आप अपनी वहां पर पीआर अप्लाई कर पाओगे। सो ये हैं 3 तरीके। अब ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, और इस प्रोसेस के दौरान आपको किन किन चीजों को ख्याल रखना है, खासकर फंड्स को लेकर, वो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप ध्यान से सुनिए। सो पहली चीज है कि आपका आएगा ऑफर लेटर आपके रेलेवेंट कोर्स। लेट्स से कि आपने एक ऐसा कोर्स चूज किया है जिसकी डिमांड नहीं है। लेट्स से आपने मैनेजमेंट चूज कर लिया है या हॉस्पिटैलिटी चूज कर लिया जिसकी इतनी डिमांड नहीं है, तो आपको स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी के थ्रू जाना पड़ेगा, जिसमें आपको एक ऐसा एम्प्लॉयर चाहिए जो आपको उस लेवल की जॉब दे जिसमें कि आपकी सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है, तभी आप पीआर ले पाओगे। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो ग्रीन लिस्ट में हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटाबेस, क्लाउड इंजीनियर, ऑल दी आईटी रिलेटेड जॉब्स, नेटवर्किंग, सब इसमें अवेलेबल हैं। इसके बाद हम आते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ये एक ऐसा कोर्स है जो बहुत ज्यादा डिमांड में है। इस कोर्स में सिर्फ एक ही चीज का आपको ख्याल रखना है कि जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है या पीटी की रिक्वायरमेंट है वो है 7 बैंड्स ईच, मतलब कि आपके चारों मॉड्यूल में 7 बैंड्स ईच होने चाहिए। इसके बाद हम आते हैं कंस्ट्रक्शन के कोर्सेज। ये बहुत ज्यादा डिमांड में है पूरे न्यूजीलैंड में, थ्रू आउट फ्रॉम नॉर्थ आइलैंड टू साउथ आइलैंड, हर जगह कंस्ट्रक्शन होती है। जहां पर भी कंस्ट्रक्शन होती है वहां पे कंस्ट्रक्शन के वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है, और जैसे ही कंस्ट्रक्शन के वर्कर की रिक्वायरमेंट आती है तो आता है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, विच इज वन ऑफ द वेरी हॉट कोर्स। कि ये आप अगर आप चूज करोगे और आप सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, इस तरीके के बैकग्राउंड से आते हो तो आपके लिए ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। उसके बाद आते हैं हम एग्रीकल्चर। न्यूजीलैंड की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर, तो अगर आप एग्रीकल्चर वाले कोर्सेज चूज करते हो तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिमांड में होगा। तो एग्रीकल्चर में एग्री बिजनेस भी है, हॉर्टिकल्चर भी है, इस तरीके के काफी सारे कोर्सेज हैं जो आप चूज कर सकते हो। और इसके बाद आता है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर भी बहुत ज्यादा डिमांड में है न्यूजीलैंड में। डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट, इन सब की स्केर्सिटी है। रेडियोलॉजिस्ट, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसको आप चूज कर सकते हो, जिससे कि आप अपना करियर डेवलप कर सकते हो। तो आप ऐसे कोर्सेज चूज कर सकते हो। इसके बाद आते हैं हम आपके, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपकी प्लानिंग अच्छे से सॉर्ट आउट हो सके, तो आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ। इसके बाद आते हैं हम कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी, कि आप कॉलेज में जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे या पॉलिटेक्निक में जाओगे। देखो, सबसे ज्यादा जो वीजा लगने की प्रोबेबिलिटी होती है वो यूनिवर्सिटी में होती है, उसके बाद होती है पॉलिटेक्निक, और फिर आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस। बट इसमें एक और कैच है, वो कैच है कि आप किस कैटेगरी के कॉलेज में जा रहे हो, या किस कैटेगरी की पॉलिटेक्निक में जा रहे हो, या किस कैटेगरी की यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। सो 8 की 8 जो यूनिवर्सिटी हैं वो सारी कैटेगरी 1 में आती हैं। बट द ओनली डिफरेंस इज कि जो यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो काफी ज्यादा है कॉलेजेस से। तो वहां पर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि आपके पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं और कितने फंड्स हैं जो आपको दिखाने पड़ेंगे एडमिशन के लिए। तो आपको क्या करना है, आप स्टिक अराउंड करिए कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 1 में आपको बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, जिन कॉलेजेस का वीजा सक्सेस रेट भी हाई है, जिन
कॉलेजेस में ये सारे डिमांड वाले कोर्सेज भी हैं और आप इजीली जो आपका प्लान है कि पढ़ने के बाद वहाँ पे सेटल होना है वो भी आप इजीली कर पाओगे। जिसका एक बहुत फाइन एग्जांपल है यूबी कॉलेज। ये ऑकलैंड बेस्ड है। यहाँ पर दोनों ही प्रोग्राम अवेलेबल हैं, मास्टर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑल्सो मास्टर्स इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, कैटेगरी 1 कॉलेज है और फीस कम है, ड्यूरेशन कम है, जिससे कि आपकी फंडिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप ये डिसीजन ले सकते हो। इसके बाद हम आते हैं फंड्स को, क्योंकि ये इसके बिना आपका वीजा लग पाना बहुत मुश्किल है। तो आपको फंड्स कितने चाहिए? आपको चाहिए फंड्स आपकी एंटायर ट्यूशन फीस के लिए और एंटायर लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। सो लेट्स से कि आपकी ट्यूशन फीस है 30,000 न्यूजीलैंड डॉलर एक साल की और कोर्स है 1.5 साल का। तो पहले तो वो हो जाएगी 45,000 फीस होगी। फिर आपको 1.5 साल के ही फंड्स दिखाने हैं, तो $20,000 एक साल के हैं, तो 1.5 साल के फंड्स हो गए 30,000। सो 45 प्लस 30 दैट कम्स डाउन टू 75 आज के डॉलर रेट के हिसाब से। अगर मैं आज का डॉलर रेट लूं तो 53 के हिसाब से मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो दिस कम्स टू ऑलमोस्ट 40 लाख। अब ये जो 40 लाख रुपीज है ये आपका मिनिमम 3 to 6 मंथ्स ओल्ड होना चाहिए विद जस्टिफिकेशन कि ये फंड आपके पास आया कहां से है। अब जब हम ये प्रूव करने जाते हैं कि ये फंड आपके पास आया कहां से है, या तो ये आपकी सेविंग से आएगा, या लेट्स से कि आपके पेरेंट्स हैं जो रिटायर हो रहे हैं, या आपके दादाजी रिटायर हो रहे हैं, वहां से आपको ये फंड आ गया, या आपने लिया एजुकेशन लोन। देखो, अगर आपके ये खुद के फंड्स हैं और आप उसको बैक कर सकते हो बाय आईटीआर, एंड आईटीआर में आपकी सैलरी से इनकम है या बिजनेस से है, ये भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जो भी आपके स्पॉन्सर हैं, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी नाना नानी, इनमें से कोई भी जो आपके स्पॉन्सर हैं उनको अपनी सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हिंदुस्तान में सब लोग टैक्स बचाने के लिए अपनी आईटीआर को बेयर मिनिमम अमाउंट पे शो करते हैं। अब लेट्स से कि आपने आईटीआर भरी है 5 लाख रुपए की और आप इमिग्रेशन को बोल रहे हो कि आपने 40 लाख रुपए अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया हुआ है, तो भाई वो 40 लाख रुपए कहाँ से आया है ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर आप ये एक्सप्लेन करने में फेल हो जाते हो तो आपका हो जाएगा वीजा डिक्लाइन। सो आपको मेक श्योर करना है कि आप एक एक फंड का ब्यौरा दो। अब दूसरा जो केस आता है वो आता है आपका एजुकेशन लोन वाला, कि अब अगर आपने एजुकेशन लोन ले लिया। अब एजुकेशन लोन भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड। अगर आपने लिया है सिक्योर्ड लोन तो वो आप किसी ना किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होगा। अगर वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है तो आपके वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट यहाँ पर बात आती है कि रीपेमेंट कैसे होगी। अगर आपकी आईटीआर लो है, मींस कि आपके जो स्पॉन्सर हैं, को बोरोवर है, उनकी आईटीआर उस ईएमआई अमाउंट से एटलीस्ट 3 टाइम्स होनी चाहिए। ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से कि आपने लिया 40 लाख का लोन जिसकी ईएमआई आती है 50,000, तो आपके जो स्पॉन्सर हैं उनकी मंथली इनकम होनी चाहिए 1.5 लाख, मींस कि उनकी टोटल इनकम होनी चाहिए 18 लाख रुपए। अगर ये एक फैमिली इनकम की तरह भी कंपेयर करके आप दिखा सकते हो कि लेट्स से कि मदर की इनकम है 5 लाख, फादर की इनकम है 10 लाख, कंबाइन होके 15 लाख, आपके ब्रदर सिस्टर हैं जिनकी अनदर 3-4 लाख, 5 लाख, 7 लाख की जितनी भी है, तो आप एक कंबाइंड करके उनका एड्रेस प्रूफ लगा सकते हो कि एवरीवन लिव्स एट द सेम प्लेस एंड दे वुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ देयर लिविंग एक्सपेंसेस। सो यहाँ पर आता है आपके कंसल्टेंट का रोल, जिनके थ्रू आप ये वीजा अप्लाई कर रहे हो, कि उनको कितनी नॉलेज है कि वो इस तरीके से इमिग्रेशन को ये सारी बारीकियां जो हैं वो एक्सप्लेन कर पाएं कि आप किस तरीके से वीजा ले पाओगे। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो अभी आप एक बेटर प्लानिंग कर पाओगे, चाहे आप फरवरी 25 के लिए जा रहे हो, चाहे आप जुलाई 25 के लिए जा रहे हो, या बीच में जो भी इनटेक्स हैं उनमें जा रहे हो। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप एक तो पहली बात कि आप वहां पर एक्चुअली में पढ़ाई करने जाओ। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ भगवान मुझे वीजा दिला दे, वहां जाकर मैं इतना काम करूंगा और मैं ये सारा लोन रीपेमेंट कर दूंगा और मैं बहुत अपना फ्यूचर सिक्योर कर लूंगा, वो सब होगा। बट अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप वहां पे पढ़ने के मकसद से नहीं जा रहे हो, तो आपको आगे जाके पीआर लेने में होगी बहुत ज्यादा दिक्कत। आपको मेक श्योर करना है कि आप एक ऐसा कोर्स लो जो आपके बैकग्राउंड और आपके इंटरेस्ट, आपके वर्क एक्सपीरियंस से अलाइंड हो। जितना ज्यादा वो अलाइंड होगा उतना ज्यादा आपको उस कोर्स को करने में मजा आएगा, उतना ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी और उतनी ही ज्यादा आसानी से
आप वहां पर वो जॉब ले पाओगे जो आपको पीआर में हेल्प करेगी। आप खुद इमेजिन करो कि आप एक बिजनेस ओनर हो, कि आप एक ऐसे बंदे को हायर करोगे जिसके पास नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस नहीं है। ऑब्वियसली आप चाहोगे कि मेरे पास वही बंदे लोग आए जिनके पास नॉलेज है, स्किल्स है, एक्सपीरियंस है और वो मेरे बिजनेस को आगे बढ़ा लेकर जाएंगे। तो आप भी उसी तरीके, उसी माइंडसेट से सोचो कि क्यों आपको कोई हायर करेगा, क्यों आपको कोई ट्रेन करेगा जब उसके पास ऑलरेडी उस पोजीशन को भरने के लिए और 10 लोग लाइन में हैं जिनके पास ये नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है। तो आपको ये सब चीजों पे ध्यान देना है और तभी आप एक बेटर करियर बना पाओगे। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ कि टाइमलाइन कैसे होगी। तो पहले ऑफर लेटर आने में मान लो आप 10 से 15 दिन, यूनिवर्सिटी के केस में अप टू 1 मंथ। आपके पास आइल्स का स्कोर होना चाहिए 6.5, नॉट लेस देन 6। फॉर मास्टर्स, फॉर यूजी आपके पास एक्सपीरियंस, आपके पास आइल्स स्कोर होना चाहिए 6, नॉट लेस देन 5.5। सो दैट इज द आइल्स रिक्वायरमेंट। ऑफर लेटर आ जाएगा महीने के अंदर अंदर। उसके बाद आप लोन अप्लाई करने जाओगे। लोन मान लो कि 1 महीना लोन में लग जाता है। यू वुड नीड अ पीसीसी, यू वुड नीड अ मेडिकल, और इसके बेसिस के पे आपके जो स्पॉन्सर हो गए उनके फंड्स लगा के, उनके वर्क एक्सपीरियंस लगा के हम लोग वीजा फाइल कर पाएंगे। एंड दैट्स हाउ यू गेट योर वीजा। तो आपकी जो प्लानिंग है वो बहुत सॉर्टेड होनी चाहिए। जितने भी मास्टर्स में जाने वाले बच्चे हैं, मोस्टली वो क्या होता है, मैरिड होते हैं, तो वो अपने स्पाउस को लेके जाना चाहते हैं। तो जितने भी ग्रीन लिस्ट में कोर्सेज हैं वो सब अपने स्पाउस को ले जा सकते हैं, चाहे वो लेवल 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे वो 9 हो, आप अपने स्पाउस को ले जा सकते हो। इसके बाद आते हैं आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा कितना मिलेगा। तो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जो है वो आपको बैचलर्स के बाद मिलेगा 3 साल का, मास्टर्स के बाद मिलेगा 3 साल का। जो ग्रीन लिस्ट वाले कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज, उसमें मिलेगा आपको 2 साल का। एंड ग्रीन लिस्ट वाले जो ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, दीज आर कॉल्ड क्लोज वर्क परमिट। तो आप उसी डोमेन में जॉब कर सकते हो जिस डोमेन में आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है। सो ये सारी चीजें आपको क्लियर करके चलनी है। एक और चीज, अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और आपको आइल्स नहीं देना, तो आपकी अगर एजुकेशन इन लास्ट 5 इयर्स इंडिया में सेक्शन 1 यूनिवर्सिटी से है और 60% एंड अबव है, तो आप विदाउट आइल्स भी न्यूजीलैंड में पढ़ाई कर सकते हो। तो ये भी एक एडवांटेज है। आप सिर्फ एक चीज पे ध्यान दो कि आपके जो फंड्स हैं वो कैसे मैनेज होंगे। एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू मैनेज योर फंड्स, आपके वीजा आने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो फंड्स हैं वो जेन्युइन हो, आपके फंड्स इस तरीके से एक्सप्लेन हो इमिग्रेशन को कि वो सारी की सारी चीजें जो इमिग्रेशन को चाहिए वो उनके सामने हो, तो आपका वीजा आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आई हैव मेड एवरीथिंग क्लियर। यू गाइस स्टिल नीड हेल्प, सो आप हमारे साथ, देयर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, उस लिंक पे क्लिक करो, कनेक्ट विद अस, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। वी आर बेस्ड इन नोएडा बट वी केटर स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, और अभी हम बाहर की कंट्रीज से भी जो बच्चे हमें देख रहे हैं, स्पेशली हिंदी स्पीकिंग, वो हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं एंड वी आर हेल्पिंग देम। सो व्हाटएवर योर क्वेश्चंस आर, व्हाटएवर योर queries are, there's a link given in the description. Click that link, get in touch with us, and we'll be more than happy to help you with the entire process. So thank you for watching this video. I hope this was helpful. If you have any question, if you have any query, then do connect with us so that we would be able to help you out. Thank you. We shall see you in our next one. Till then, you guys take care of yourself. Bye bye.